सुपर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? आई रियली होप कि आप सब फिट फाइन और बढ़िया हो। एग्जाम का समय आ चुका है और हमें फटाफट रिवीजन पे ध्यान देना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इस चैप्टर को हम करने की कोशिश करेंगे अंडर 15 मिनट्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इस चैप्टर में आप केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हो और उनके इक्वेशंस के बारे में पढ़ते हो। सबसे पहले आपको बदलाव मतलब पता है, चेंजेस दो तरीके के होता है। पहला चेंज हो सकता है एक फिजिकल चेंज या फिर एक केमिकल चेंज हो सकता है। फिजिकल चेंज को हम कहते हैं टेम्परेरी चेंज। फॉर एग्जांपल, एक पेपर है, उसको मैंने फाड़ दिया, फटने के बाद भी वो पेपर है, कॉम्पोजिशन नहीं बदला, इसको हम फिजिकल चेंज बोलेंगे। ये नेचर से रिवर्सिबल होता है। लेकिन उसी जगह पे अगर मैं एक लकड़ी को जलाता हूं, अब इसमें क्या हो रहा है कि एक लकड़ी जल रहा है, पहले वो लकड़ी था लेकिन जलने के बाद मुझे कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और अलग ऐश ऐसी चीजें मिल रही है। दैट मींस कि यहाँ पे कॉम्पोजिशन बदल चुका है, तो ये केमिकल चेंज है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि बच्चों मेरे पास आइस है, अगर बर्फ पिघल जाता है और पानी बन जाता है, वापस उस पानी को बर्फ बनाया जा सकता है। आइस भी क्या था हमारा, आइस वाज आल्सो H2O, और हमारा जो वाटर है लिक्विड स्टेट में वो भी H2O है। तो यहाँ पे कॉम्पोजिशन नहीं बदला। इस जगह पे मैं बोलूंगा कि जो चेंज है वो मेरा एक फिजिकल चेंज है। लेकिन अगर मेरा एक फल है और वो कच्चे से पका हो जाता है, पक जाता है, कच्चे फल का टेस्ट अलग था और पके हुए फल का टेस्ट अलग था, तो यहां पे मैं बोलूंगा कि यहां पे कॉम्पोजिशन बदल चुका है, ये केमिकल चेंज है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास दूध था, अगर दूध को मैं जमा करके दही बना देता हूं तो यहां पे भी कॉम्पोजिशन बदला है, इट्स अ केमिकल चेंज। जब भी एक केमिकल चेंज होता है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं वर्ड इक्वेशन के थ्रू। वर्ड इक्वेशन मतलब क्या होता है, सिंपल रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जांपल, कार्बन था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, तो हम कार्बन पूरा लिखेंगे, ऑक्सीजन पूरा लिखेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड पूरा लिखेंगे। लेकिन दूसरा एक और तरीका होता है केमिकल रिएक्शन को लिखने का। इस तरीके में हम क्या करते हैं कि हम सिंबल, केमिकल फॉर्मूलाज का यूज करते हैं। C फॉर कार्बन, O2 ऑक्सीजन गिव्स मी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज का इस्तेमाल किया जिससे हम एक रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशंस को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। ये कुछ बेसिक्स क्लियर हो गए। अब इन इक्वेशंस को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल इक्वेशन। मैं कुछ सिंपल से बताता हूं तुम्हें। जब तुम एक रिएक्शन लिखते हो तो जो LHS होता है तुम्हारा, वहां पे तुम रिएक्टेंट्स लिखते हो। तो जो भी चीजें तुम ऐड कर रहे हो वो तुम्हारे रिएक्टेंट्स है। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो बीच में एक प्लस का सिंबल होगा। उसके बाद रिएक्टेंट्स के बाद एक एरो देते हो तुम। ये एरो बताता है तुम्हें कि तुम्हें इससे मिलने वाला है प्रोडक्ट, और उस एरो का मतलब होता है यील्ड्स। अब यहाँ पे जो तुम्हें मिलता है उसको तुम प्रोडक्ट बोलते हो। प्रोडक्ट आर ऑन द राइट हैंड साइड। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है या एक से ज्यादा प्रोडक्ट है तो उनके बीच में एक प्लस सिंबल होगा, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया। और उसके बाद हम जो भी हमारे रिएक्टेंट्स या फिर प्रोडक्ट हैं उनके स्टेट्स भी लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कोई भी चीज मेरा सॉलिड फॉर्म में है तो मैं उसके नीचे एक S लिखूंगा। अगर कोई भी चीज मेरा लिक्विड फॉर्म में है तो उसके नीचे मैं L लिखूंगा। और अगर कोई भी चीज मेरा गैसियस अगर निकल रहा है तो मैं उसके नीचे G लिखूंगा। छोटा सा G लिखते हैं। अब मान लो कि मैंने किसी भी चीज को लिया और उसको मैंने पानी में मिला दिया, तो उसका मैंने सॉल्यूशन बना लिया है, तो उसको मैं लिखता हूं AQ। और अगर कोई भी चीज, अगर गैस अगर इवॉल्व हो रहा है, गैस अगर निकल रहा है, तो मैं उस पर एक अपवर्ड एरो दिखाता हूं। इतना ही नहीं स्टूडेंट, जब कोई भी चीज मुझे सॉलिड फॉर्म में इनसॉल्युबल सॉल्ट मिलता है तो इस केस में मैं क्या करता हूं कि मैं लिखता हूं कि मुझे प्रेसिपिटेट मिला और मैं एक डाउनवर्ड एरो दिखाता हूं। इज इट क्लियर? तो ये कुछ तरीके होते हैं केमिकल रिएक्शंस को लिखने के, उनको रिप्रेजेंट करने के कुछ रूल्स है। एक दो और बता देता हूं कि जब भी तुम किसी रिएक्शन को कर रहे हो और उसके लिए कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर या फिर प्रेशर तुम्हें चाहिए, तो तुम वो जो एरो था यील्ड्स वाला, उसके ऊपर वो टेम्परेचर या प्रेशर को मेंशन करते हो, जिससे पता चलता है कि तुम्हारा रिएक्शन को होने के लिए ये पर्टिकुलर कंडीशन रिक्वायर्ड था। एक वनस्पति घी वाला बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है इसका, जो तुम्हारे NCERT में मौजूद है, तो प्लीज उसको चेक कर लेना। यहां तक होने के बाद अगला जो तुम्हारा टॉपिक आता है वो आता है बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन। बैलेंसिंग अपने आप में एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूं कि हम बैलेंस क्यों करते हैं। जो भी हमारा रिएक्टेंट्स का मास था और जो भी हमारा प्रोडक्ट का मास है, वो दोनों रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद बराबर होना चाहिए। अब क्योंकि दोनों बराबर होना चाहिए तो हमें सारे कोएफिशिएंट्स को बैलेंस करना पड़ेगा। और बैलेंसिंग के कुछ रूल्स होते हैं। सिंपल सी बात बताता हूँ, प्रो टिप फॉर बैलेंसिंग। अगर तुम्हें बैलेंस करना है तो सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस करो। जैसे सिल्वर एक मेटल है, कॉपर एक मेटल है, आयरन एक मेटल है, मैग्नीशियम एक मेटल है। मेटल्स के बाद तुम्हें अब किसको बैलेंस करना चाहिए? नॉन मेटल्स को। नॉन मेटल्स में दो चीजों को छोड़ करके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एक बार इन दोनों को छोड़ करके सारे नॉन मेटल्स बैलेंस हो गए, अब तुम्हें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है।
और जब तुम्हारा ऑक्सीजन को बैलेंस करके हो चुका है, अब तुम फाइनली हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे। तुम बोलोगे भैया क्या ये जरूरी है कि मैं इसी तरीके से बैलेंस करूं? मैं बोलूंगा नहीं। तो भैया क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि इससे हमारा रिएक्शन बहुत जल्दी और इजिली बैलेंस हो जाता है। बुक में बैलेंसिंग के सारी चीजें देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लेक्चर भी डाल दूंगा जिसमें मैंने बैलेंसिंग डिटेल में पढ़ाया है। बैलेंसिंग से एक क्वेश्चन आप उम्मीद रख सकते हो। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा इस चैप्टर में जो टॉपिक आता है उसका नाम है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपको 4-5 चीजें पढ़ते हो, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप पढ़ते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है कि आपके पास दो चीजें हैं, वो मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट दे रही है। इनको पहचानने का तरीका बहुत ही आसान है। रिएक्टेंट एक से ज्यादा होगा, प्रोडक्ट एक ही होगा। मोस्टली जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं, मोस्टली, जरूरी नहीं कि सारे। अब तुम बोलोगे भैया एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकल रहा है। हीट क्या है? एक प्रकार की एनर्जी। तो कोई भी रिएक्शन जिसमें एनर्जी बाहर निकल रहा है उस रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा जो तुम्हारा टाइप ऑफ रिएक्शन है, सब टाइप मैंने एक्सोथर्मिक बता दिया है। दूसरा जो हमारा एक टाइप ऑफ रिएक्शन है उसको बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? एक सिंगल रिएक्टेंट होता है तुम्हारे पास और वो रिएक्टेंट टूट करके तुम्हें 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट दे सकता है। अब ये जो रिएक्शन होते हैं वो मोस्टली एंडोथर्मिक होता है, क्योंकि चीजों को टूटने के लिए, बॉन्ड को टूटने के लिए एनर्जी देना होता है, तो ये एंडोथर्मिक होता है। अब तुम बोलोगे भैया एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एंडोथर्मिक तुम्हारा वो रिएक्शन होता है जिसमें तुम एनर्जी देते हो इन फॉर्म ऑफ हीट या किसी भी तरीके से जिससे चीजें टूटती हैं। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन भी फर्दर कुछ टाइप के होते हैं, जैसे थर्मल एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें तुम क्या करते हो कि तुम हीट दे रहे हो नीचे से, इलेक्ट्रोलाइटिक जिसमें तुम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर फोटोलाइटिक जिसमें तुम सन के रेज का इस्तेमाल कर रहे हो। इससे रिलेटेड एक रिएक्शन एनसीईआरटी में जो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि कौन से पेज नंबर पे है, ये आपका होमवर्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले वाले रिएक्शन को देखते हैं। अगला जो हमारा रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब तुम इमेजिन करो कि तुम्हारे पास थोड़ी कम ताकत है और तुम्हारे जो दोस्त है वो ज्यादा ताकतवर है। वो क्या कर सकता है? तुम्हें तुम्हारे बेंच पे से उठा के वहां पे बैठ सकता है, फर्स्ट बेंच पे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही है। इसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को, एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा देता है। इफ अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। छोटी सी बात है, याद रखना। भैया मुझे कैसा समझेगा कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है? इसके लिए तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी। उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा रिएक्शन है उस रिएक्शन का नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता था, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि आपके एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं। क्या बोला मैंने? एक्सचेंज ऑफ आयंस होंगे और तुम्हारा प्रेसिपिटेट भी बन सकता है। इसका मतलब कि भैया जरूरी है क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोले? नहीं, कुछ कुछ ऐसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है जहां पे एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ है लेकिन जो सॉल्ट बनता है वो हाईली सॉल्युबल है, मतलब कि प्रेसिपिटेट बना ही नहीं। दैट मींस कि एवरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन नॉट बी अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, लेकिन अगर कोई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है तो वो डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। छोटी सी बात की याद रखना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होता है जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस के कारण प्रेसिपिटेट बन सकता है। नहीं भी बनेगा तो भी वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि वहां पे एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है। अगला वाला जो हमारा रिएक्शन है बहुत ही प्यारा सा रिएक्शन है, उसका नाम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जब भी कोई भी चीज ऑक्सीजन को गेन करता है हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है। इसके अलावा जब भी कोई भी चीज हाइड्रोजन को लूज करता है तब भी हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है। जब भी कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तब भी हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने के 3 कारण हो सकते हैं: ऑक्सीजन का गेन करना, हाइड्रोजन को लूज करना, या फिर इलेक्ट्रॉन को लूज करना। अगला वाला जो है हमारा उसका नाम है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन में क्या होता है कि आपका ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है। मतलब अगर आप हाइड्रोजन को गेन कर रहे हो तो रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन को लूज कर रहे हो तो भी रिडक्शन हो रहा है, या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हो तो भी रिडक्शन हो रहा है। 3 कारण हो सकते हैं रिडक्शन के। अब जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होता है इस वाले रिएक्शन को बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। फिर से, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होता है तो हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में होगा तो रेडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पे एक सवाल पूछा जाता है एनसीईआरटी में या फिर तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा कि रेडॉक्स रिएक्शन में कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो तुम्हें याद रखना है जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बहुत सिंपल। अगला वाला लास्ट जो टॉपिक है तुम्हारा एनसीईआरटी से वो है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी मतलब कुछ भी नहीं होता, बहुत सिंपल। अगर तेरा ऑयल
या फिर फैट लंबे समय तक रखा रह जाए और उसका अगर ऑक्सीडेशन हो जाता है ऑयल्स या फिर फैट्स का, तो हम उसको रैंसिडिटी कहते हैं। रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला कि हम कोई एंटीऑक्सीडेंट का यूज करें और दूसरा चीजों को एयर टाइट कंटेनर में रखें। यहां पे हमारा पूरा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का फटाफट वाला रिवीजन खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नीचे जो वीडियोस के लिंक डाले गए हैं उनको विजिट करके देख सकते हो। मेरा कोड है SJLive11 अनअकैडमी का, आप सब्सक्राइब कर सकते हो मुझे और सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो प्लस का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, लेट्स क्रैक इट।